सर जय हिंद। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Rajesh, it is always a pleasure to interact with you and rather I am very fortunate कि आपके इतने बड़े चैनल के ऊपर मुझे भी मौका मिलता है कि मैं अपने विचारों को जो है प्रकट कर सकूं, जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है। थैंक यू राजेश फॉर थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन दिल से शुक्रिया इसके लिए। सर, एक बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, एक रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पे बताया जा रहा है कि चीन लगातार बांग्लादेश को वेपन की सप्लाई कर रहा है। और ये उस वक्त हो रहा है सर जिस वक्त पाकिस्तान से हाल ही में हमने देखा एक पूरे का पूरा शिप आरडीएक्स का पहुंचा था बांग्लादेश, जिसका इस्तेमाल आईडी बनाने के लिए हो सकता है। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है बांग्लादेश को इस वक्त ट्रेनिंग भी दे रही है। एक चीज और बड़ी अहम अपडेट आ रही है कि हाल ही में टर्की ने 18 हौजर तोफ जो है वो बांग्लादेश को दी है। 200 तोफ का ये पूरा डील दोनों के बीच हुई है। इस बीच चीन की लगातार बांग्लादेश को हथियारों की सप्लाई। बांग्लादेश क्या वाकई में किसी जंग की तैयारी कर रहा है, या चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए भारत पर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहता है ताकि भारत एलएसी पर कोई एक्शन इन फ्यूचर ना कर सके या रिप्लाई उसको ना दे सके? सर राजेश, जिस प्रकार के घटनाक्रम पिछले साल अगस्त से बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं जी, उसकी हमारे लिए काफी चुनौतियां पैदा करते हैं, सुरक्षा के तौर पर भी और आर्थिक कारणों के ओर से भी। देखिए, ये बांग्लादेश और चाइना का जो है, इनके संबंध जो है अब थोड़े ज्यादा घनिष्ठ होते जा रहे हैं जब से बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया वेव्स का शुरुआत हुई है। इनका डिफेंस कॉपरेशन जो है बांग्लादेश का भूतकाल में भी था। इनका देखा जाए, अगर स्पेसिफिकली हम जाएं तो 1975 के बाद जो है इनका आपस के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे और तब से जो है इनका डिफेंस कॉपरेशन जो है वो चलता रहा है। आज की तारीख में जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो है बांग्लादेश जो है वो सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का चाइना से। अभी हाल ही में जिस रिपोर्ट के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है चाइना ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बांग्लादेश को दी है, जिसके द्वारा जो है बांग्लादेश अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर स्मॉल आर्म्स बना सकता है और बाकी पेट्रोलिंग व्हीकल्स और छोटे मतलब जिसे हम फौजी भाषा में कहते हैं क्लोज क्वार्टर बैटल के जो वेपन्स होते हैं वो उनको तैयार कर सकता है। दूसरा जो है, अगस्त के बाद जो है, अगस्त लास्ट ईयर के बाद जो है पाकिस्तान के साथ इनके संबंध बहुत गहरे होते जा रहे हैं। जैसा कि आपने मेंशन किया कि चटगांव के अंदर 50 साल के बाद जो है पहला कार्गो शिप जो है चटगांव के अंदर आया है, तो इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन राजेश, इसके पीछे एक दूसरा कारण भी जो है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये जो चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, जिसको जो है मोहम्मद यूनुस जो है बड़ी अच्छी तरह से समझ गया है कि उसे आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलेगी। यूएस ने ऑलरेडी इनकी एड बंद कर दी है। मोहम्मद यूनुस जो है वो शायद ये सपने देख रहा था कि जो बाइडेन जो है वो दोबारा डेमोक्रेट जो है वो आ जाएंगे, दोबारा से पावर में आ जाएंगे और इसको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आज की तारीख के अंदर इसको पूरी तरह से पता चल गया है कि यूएस की तरफ से किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो उस चीज को ये कवर अप करने के लिए जो है ये चाइना के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये अभी मोहम्मद यूनुस जो है ये अब जा रहे हैं चाइना के अंदर, मार्च एंड के अंदर एक वहां पर जाके ये उनके साथ मिलेंगे। जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उनका अपना खुद का इंटरेस्ट है, वो भी बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को करना चाहते हैं। और जैसा कि हिंदी में कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो आज की तारीख में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की एक प्रकार की नेक्सस बनती हुई आ रही है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत को अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखना होगा
और काउंटर एक्शन लेने पड़ेंगे जिस जिस ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के अंदर किसी प्रकार की बांग्लादेश के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो किसी प्रकार की वहां पे ये एक देश बड़ी विरोधी गतिविधियां ना जी, कर सके। जी ये एक बड़ी राजेश। अहम बात कही आपने सर कि क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं मणिपुर में मणिपुर बॉयल कर रहा है लगातार, अभी भी हम देख रहे हैं। बेशक वहां पे अब राज्यपाल अजय कुमार भल्ला सर आ चुके हैं और वो काफी सख्त भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं क्योंकि कुकी की तरफ से काफी कुछ वहां पर कहें उनका विरोध किया जा रहा है उनके फैसलों का। दूसरी तरफ मिजोरम के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2000 से ज्यादा जो फॉरेनर थे वो वहां पर घुसे हैं जिन्होंने आकर कुकीज को ट्रेनिंग दी है। तो क्या वाकई में जो कुछ इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में, मणिपुर में, असम में हो सकता है? क्या एक बार फिर से वो मिलिटेंट उल्फा नगास के एक बार फिर से खड़े हो सकते हैं? कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आप? राजेश जी, जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं कि इस प्रकार की गतिविधियों के अंदर जो है बांग्लादेश से और साथ के साथ म्यांमार से और चाइना से इनको सपोर्ट मिल सकती है। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी ब्रीफ के अंदर बताया था कि जो पाकिस्तान से एक कार्गो शिप आया था जिसके अंदर जी, से हथियार और आरडीएक्स वगैरह थे, तो बेसिकली वो हथियार जो थे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला था कि वो असम के अंदर जो हमारी उल्फा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया ने बैन कर रखी है, ये उनके लिए आया था। यस, अभी के जिस प्रकार की सिचुएशन चल रही है हमारे मणिपुर के अंदर, उनको हर प्रकार की शांति के लिए जो जिस प्रकार की वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है, लेकिन फिर भी कुकीज की तरफ से जो है किसी प्रकार का भी जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ये चीजें जाहिर करती हैं कि कुकीज जो हैं वो अपने दम के ऊपर इस प्रकार के एजिटेशन को ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते हैं जब तक कि उन्हें बाहरी सपोर्ट ना मिले। और बाहरी सपोर्ट कहां से मिल सकती है? उन्हें म्यांमार से मिल सकती है, क्योंकि जो कुकी जनजातियां हैं ये इसी प्रकार की जनजातियां जो है म्यांमार के अंदर है। बिल्कुल और सर। आज की तारीख के अंदर म्यांमार के अंदर देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां पर। अराकान आर्मी ने म्यांमार के बहुत सारे हिस्सों के ऊपर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे चीन का रोल आता है, क्योंकि चीन के जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं म्यांमार के अंदर, एग्री। उनके ऊपर जो है उसे खतरा महसूस हो रहा है। तो इसलिए वो जो है इस तरफ जो है इन लोगों को सपोर्ट कर सकता है, जिस वजह से कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के अंदर और ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज हों। और साथ के साथ हो सकता है कि वो बांग्लादेश को भी मोटिवेट करे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर आप किसी प्रकार के इस प्रकार के एक्शन ले कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ध्यान उस तरफ को ज्यादा उस देना तरफ पड़े, की लेकिन तरफ इस चल। वक्त हम एक चीज देख रहे हैं कि इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस या पाकिस्तान या चाइना के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। तो हम क्या ये मान के चले क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की पूरी जिम्मेदारी असम राइफल्स के ऊपर है, कुछ आईटीबीपी की भी यूनिट वहां पर मौजूद है लेकिन मैक्सिमम असम राइफल वहां पर मौजूद है। तो ये जिम्मेदारी उनको अपने कंधों पर लेनी होगी और फिर वो 90s 2000 का दौर लौट कर आ सकता है अगर वहां पर आईएसआई अपने मंसूबों में कामयाब होती है तो सर। देखिए राजेश, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 के बाद जो है वो आईएसआई एक्टिव होगी, तो मेरा ये मानना नहीं है। क्योंकि वहां पर जो जिहादी ग्रुप हैं जमात जी इस्लामी हैं, वो 1971 के अंदर भी वो पाकिस्तानियों के साथ काम कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि उसके बाद जो है काफी उन लोगों को जो है सजाएं दी गई हैं जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए थे अपने ही देश के बांग्लादेशियों के जी बांग्लादेशियों के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की इन्होंने सहायता की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई अब एक्टिव नहीं है, ये कई सालों से एक्टिव है। और ओके। हमें जो है अपने जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, या जो हमारी बहादुर असम राइफल्स और इंडियन आर्मी है, इन लोगों को अब ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो है
कोई कार्रवाई ना हो और उनको रोक दिया जाए। साथ में राजेश जी, अभी इन्हें जल्दी से जल्दी जो है इवन म्यांमार के साथ, उनके साथ हमारी 1600 किलोमीटर के आसपास की जो ओपन बॉर्डर है, और दूसरा ये बांग्लादेश के साथ जो 4000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर पड़ता है, हमारी भारत सरकार जो है, मेरा मानना है कि वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वहां पर बॉर्डर फेंसिंग जो है वॉर फुटिंग के ऊपर करनी पड़ेगी, ताकि किसी प्रकार का भी जो ट्रैफिकिंग है, या वहां से अनऑथराइज लोग बाग वहां से क्रॉस करके वेपन्स और स्मगलिंग में उनको रोका जाए। साथ में हमारे को एआई का भी इस्तेमाल वहां पर करना पड़ेगा, जिससे कि हम बॉर्डर को पूरी तरह से अंडर सर्विलेंस रहते हैं और किसी प्रकार का भी नफेरियस एक्टिविटी जो बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडियन ग्रुप बैठे हुए हैं वो ना कर सके। इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा राजेश। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है सर, क्योंकि बांग्लादेश के हालात लगातार पल पल बदल रहे हैं, लेकिन नजरें भारत सरकार की और खुफिया एजेंसियों की बनी हुई हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर, आप आए और इस गंभीर मुद्दे पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश, जय हिंद।